Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching my Escape Biology. Today we are going to study antibiotics. आज के इस बायोलॉजी 10th के लेक्चर में हम एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करेंगे। एंटीबायोटिक्स जो हैं ये ड्रग्स की एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी हैं और एंटीबायोटिक्स जो है जैसा कि ये वर्ड से ज़ाहिर है, एंटी के मीनिंग होते हैं अगेंस्ट और बायोटिक के मीनिंग होते हैं लिविंग थिंग्स। एंटीबायोटिक्स ड्रग्स की एक ऐसी क्लास हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया वगैरह के अगेंस्ट जो है वो यूज़ की जाती हैं। ये ऐसी ड्रग्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो किल करने के लिए यूज़ होती हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, इवन प्रोटोजोन्स हैं, तो इनके अगेंस्ट ये जो है वो इफ़ेक्टिव होती हैं। सो एंटीबायोटिक्स को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं? एंटीबायोटिक्स आर द ड्रग्स दैट किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया। ये बेसिकली ऐसी ड्रग्स हैं जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करती हैं, रोक देती हैं या उनको जो है वो किल कर देती हैं। सो ये बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोन्स के अगेंस्ट जो है वो यूज़ हो सकती हैं। एंटीबायोटिक्स वायरसेस के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होती। सो एंटीबायोटिक्स जो हैं इनकी सोर्सेज की अगर हम बात करें कि ये एंटीबायोटिक्स कहाँ से जो है वो हासिल की जाती हैं, तो इनकी दो मेजर सोर्सेज हैं। दे आर डिराइव्ड ईदर फ्रॉम बैक्टीरिया और फंजाई। कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया से और कुछ फंजाई से हासिल की जाती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, आपने नाम सुना होगा, दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक फंगस है, एक फंजाई है, उससे जो है वो पेनिसिलिन ड्राइव की गई थी। और स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया से जो है वो डिराइव की गई है। तो ये जो है वो दो एग्जांपल्स हैं जो कि बैक्टीरिया और फंजाई से हासिल की गई हैं। अब हम बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स जो है ये इनकी टाइप्स कौन सी हैं। तो एंटीबायोटिक्स को बेसिकली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं बैक्टीरिसाइडल और दूसरी जो है उनको हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक में जो स्टैटिक वर्ड है इसके मीनिंग होते हैं किसी चीज़ को रोक देना। ये बेसिकली ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं या उसको रिटार्ड कर देती हैं। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, वो फर्दर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इस तरह से वो जो है वो डिज़ीज़ कॉज नहीं कर सकते और यूँ किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिज़ीज़ है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जो बैक्टीरिसाइडल है, बैक्टीरिसाइडल जो है इसके मीनिंग होते हैं बैक्टीरिया किलर। ये बेसिकली ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। सो एंटीबायोटिक्स दैट किल बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स। फॉर एग्जांपल सेफलोस्पोरिन। सेफलोस्पोरिन जो है ये बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स की एक एग्जांपल है। जबकि जो बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, दोज एंटीबायोटिक्स दैट रिटार्ड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन और सल्फोनामाइड्स, ये एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं और इसलिए इनको हम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स कहते हैं। बैक्टीरिया, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं इनको हम एक और वे में भी जो है वो क्लासीफाई कर लेते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बहुत सारी डिफरेंट डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो इफ़ेक्टिव होती हैं और इस्तेमाल की जाती हैं। जबकि जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं ये ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि किसी एक या चंद बीमारियों के अगेंस्ट जो है वो यूज़ होती हैं। सो अब हम बात करते हैं डिफरेंट जो टाइप्स हैं एंटीबायोटिक्स की। सो सबसे पहले हम बात करते हैं सेफलोस्पोरिन के बारे में। सेफलोस्पोरिन जो है ये एक बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक है। ये ऐसी एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को किल कर देती है। इट इनहिबिट्स बैक्टीरियल सेल वॉल सेंसेस। ये कैसे बैक्टीरिया को किल करती है? ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल सेंसेस है उसको जो है वो इनहिबिट कर देती है। सो जब बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है या उसकी डिवीजन होती है तो जब उसमें सेल वॉल ही जो है वो सेंसाइज नहीं होगी तो यूँ जो बैक्टीरिया की जो डिवीजन है वो रुक जाएगी और उसकी वजह से फिर बैक्टीरिया जो है उनकी डेथ होती जाएगी। सो इस तरह से ये कंट्रोल करती है बैक्टीरिया की ग्रोथ को। इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट न्यूमोनिया, सोर थ्रोट, टॉन्सिलाइटिस एंड ब्रोंकाइटिस। बेसिकली ये मोस्टली जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ हैं। निमोनिया जो है एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि जो है वो बैक्टीरिया की एक स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से कॉज होती है। इसके अलावा जो सोर थ्रोट है, जो गले की खराश है, ये भी बेसिकली एक इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। टॉन्सिलाइटिस जो है ये टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन या उनका स्वेल हो जाना, और ब्रोंकाइटिस ये ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन है। आइटिस के मीनिंग होते हैं इन्फ्लेमेशन। सो कोई भी पार्ट है, जैसे टॉन्सिलाइटिस है तो ये टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन है और ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो ये सारी डिजीज़ बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। तो अगर हम इसमें जो है वो सेफलोस्पोरिन इस्तेमाल करें तो ये हमें जो है वो फ़ौरन रिलीफ देती है क्योंकि ये बैक्टीरिया को किल कर देती है।
इसके बाद है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जो है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है वो रोक देती है, रिटार्ड कर देती है। और ये कैसे करती है? इट इनहिबिट्स बैक्टीरियल प्रोटीन सेंसेस। बैक्टीरिया के जो प्रोटीन्स हैं उनकी सेंसेस को ये रोक देती है। जब बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होंगे तो चूँकि प्रोटीन जो है, प्रोटीन ही वो ऐसे बायोकेमिकल्स हैं बैक्टीरिया के जो बहुत सारे जो है वो सेल के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और फिर जो सेल की डिवीजन होती है वो भी सारी की सारी जो प्रोटीन से ही कंट्रोल होती है। तो जब प्रोटीन की सेंसेस ही नहीं होगी तो बैक्टीरिया फर्दर डिवाइड नहीं हो सकेंगे, मल्टीप्लाई नहीं हो सकेंगे, और जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उनको जो है वो ख़त्म कर देगा, उनको किल कर देगा। सो इस तरह से जो है वो डिजीज़ कंट्रोल हो जाएगी। दे आर यूज्ड टू ट्रीट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ये जो है वो वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस के अगेंस्ट यूज़ होते हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के हों, चाहे इंटेस्टाइनल या डाइजेस्टिव सिस्टम के इन्फेक्शंस हों, या फिर यूरिनरी सिस्टम के इन्फेक्शंस हों, लाइक कोई किडनीज़ का, यूरिथ्रा या जो है वो इससे एसोसिएटेड जो ऑर्गन्स हैं उनका कोई इन्फेक्शन हो तो उनके लिए ये इफ़ेक्टिव होती हैं। उसके बाद सल्फा ड्रग्स हैं या सल्फोनामाइड्स हैं, तो ये बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम हैं बट दे आर सिंथेटिक बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। ये सिंथेटिक हैं, आर्टिफिशियली सेंसाइज होती हैं, और ये बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स हैं। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड करती हैं, उसको इनहिबिट करती हैं। बेसिकली इनके अंदर जो है वो सल्फा ग्रुप होता है, इसलिए हम इनको सल्फोनामाइड्स कहते हैं। सल्फर ग्रुप इनके अंदर जो है वो मौजूद होता है, और ये क्या करती हैं? दे इनहिबिट फोलिक एसिड सेंसेस। फोलिक एसिड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो बैक्टीरिया को रिक्वायर्ड होता है, उनकी जो प्रोटीन सेंसेस है या जो डिफरेंट प्रोसेस है उनकी बॉडी के अंदर होते हैं उसके लिए। तो जब फोलिक एसिड की सेंसेस नहीं होती तो उससे बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। दे आर यूज टू ट्रीट निमोनिया एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ये निमोनिया और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो है वो यूज़ होती हैं। टेट्रासाइक्लिन जो है इसका एक जो है वो हार्मफुल इफ़ेक्ट भी होता है। टेट्रासाइक्लिन अगर ग्रोइंग एज में जब वो यूज़ की जाए छोटे बच्चों में, तो उनमें जो टीथ के अंदर कैल्शियम की डिपोजिशन है उसको ये इनहिबिट करती है। सो अगर टीथ के अंदर कैल्शियम की जो है वो डिपोजिशन नहीं होगी तो उसकी वजह से एक तो टीथ वीक रह जाएंगे, और सेकेंडली उनका जो वाइट कलर है वो भी पूरी तरह इस्टेब्लिश नहीं होगा, और टीथ जो है वो लाइट पेल कलर के होंगे। सो बच्चों की ग्रोइंग एज के अंदर टेट्रासाइक्लिन जो है वो किसी सूरत भी उनको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो उनकी जो टीथ की ग्रोथ है उसको रोक देती है। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि जब आप किसी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके अगेंस्ट जब आप कोई एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो उसके अगेंस्ट बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, और जब आपको कभी दोबारा या नेक्स्ट तीसरी मरतबा जो है वो आपको इन्फेक्शन होता है, आप वही एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो उसका कोई असर ही नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि बैक्टीरिया ने अपने अंदर जो है वो एक रेजिस्टेंस डेवलप कर ली होती है, जिसकी वजह से अब आपकी उस एंटीबायोटिक का बैक्टीरिया के ऊपर असर नहीं होता। ये एक बहुत ही सीरियस इशू है जिसकी वजह से डे बाय डे प्रॉब्लम आते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ जो हैं उनकी ट्रीटमेंट जो थी, जो ऑलरेडी उनको हम एंटीबायोटिक से ट्रीट करते थे, वो अब इफ़ेक्टिव नहीं रही, और इसकी वजह से हमें फिर जो है वो नई से नई एंटीबायोटिक्स, जैसे आजकल जो है वो पहले फर्स्ट जनरेशन होती थी, फर्स्ट जनरेशन के बाद फिर सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक्स आई, अब जो है वो थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स जो है वो चल रही हैं, और इवन अब उससे भी एडवांस फॉर्म जो है वो डेवलप की जा रही है, ताकि ये जो बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है इसको जो है वो कंट्रोल किया जाए। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती क्या है? द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू डिवेलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया की वो एबिलिटी जिससे वो किसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, और फिर जब दोबारा हम एंटीबायोटिक अप्लाई करते हैं तो उसका उनके ऊपर कोई असर ही नहीं होता। दिस एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया इज़ कॉल्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों डेवलप होती है? देयर आर सर्टन रीजंस। उनमें सबसे पहली जो रीज़न है वो ये है, इट मे बी ड्यू टू इंटरनल बैक्टीरियल मैकेनिज़म्स दैट स्टॉप वर्किंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। कुछ बैक्टीरिया के अंदर ऐसे मैकेनिज़म्स मौजूद होते हैं जो एंटीबायोटिक की जो वर्किंग है उसको रोक देते हैं, उसकी वजह से उस एंटीबायोटिक का बैक्टीरिया के ऊपर असर ख़त्म हो जाता है। सो एक तो ये रीज़न है। दूसरी, इम्प्रॉपर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इम्प्रॉपर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद जो है वो ये है कि जैसे आपको सपोज़ इन्फेक्शन कोई और होता है और आपने एंटीबायोटिक कोई और यूज़ कर ली, जब आपने प्रॉपर एंटीबायोटिक जब वो यूज़ नहीं की तो वो जो बैक्टीरिया थे उन्होंने उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर ली,
उसके अलावा एक रीज़न ये भी हो सकती है कि सपोज़ डॉक्टर ने आपको जो है वो कोई पार्टिकुलर एंटीबायोटिक जो है वो प्रेस्क्राइब की कि आपने उसकी 6 डोजेज़ यूज़ करनी है। अब आपने 2 से 3 डोज यूज़ की और आपको जो है वो रिलीफ मिल गया, आपकी डिज़ीज़ जो है वो, आपका प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो गया, तो अब आपने जो है वो फर्दर एंटीबायोटिक यूज़ करना छोड़ दी। जब आपने पूरी तरह एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो आपकी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया रह गए और कुछ टाइम के बाद, 2 वीक के बाद, 4 वीक के बाद वही बैक्टीरिया दोबारा ग्रो करके अगेन डिजीज़ जो है वो कॉज कर देती हैं। और अब जब आप वही एंटीबायोटिक दोबारा यूज़ करते हैं तो वो उन बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्टिव नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि वो जो बैक्टीरिया रह गए थे, आपने चूँकि एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट नहीं किया, इसलिए उन बैक्टीरिया ने अपने अंदर एक चेंज डेवलप कर ली, एक रेजिस्टेंस डेवलप कर ली और अब आपकी वो वाली एंटीबायोटिक जो है वो उनके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं रही। सो अब आपको या तो कोई हाई पोटेंसी वाली एंटीबायोटिक या कोई और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये वो रीज़न्स हैं जिनकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। बैक्टीरिया जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं तो उनके अंदर ये जो जीन्स होते हैं, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन्स होते हैं, ये जीन्स वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र भी कर लेते हैं। सो अगर किसी कॉलोनी का एक या चंद बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस रेजिस्टेंस को पूरी कॉलोनी में जो है वो फैला देते हैं और यूँ आपकी बॉडी में मौजूद तमाम जो बैक्टीरिया हैं उस पार्टिकुलर स्ट्रेन के, उस पार्टिकुलर टाइप के, वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं और एंटीबायोटिक का आपके बॉडी में उन बैक्टीरिया के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहता। सो इस तरह से अगर दोबारा वो डिजीज़ कॉज करें तो फिर आपको कोई और एंटीबायोटिक जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। सो ये था आज का लेक्चर जिसमें एंटीबायोटिक्स, उनकी टाइप्स, कुछ उनकी हमने एग्जांपल्स डिस्कस की और उसके अलावा जो है वो हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो डिस्कस की।